हाशिर, आजकल खबरों में, सियासत पर बहस में हम हर वक्त एक लफ्ज़ सुनते हैं, रियासत। लेकिन क्या हम वाकई समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? चलो आज इसको ठीक से समझते हैं। बिल्कुल फरजीन, मैं भी यही सोच रहा था। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच पूछो तो इसकी गहराई को समझना वाकई बहुत ज़रूरी है। यही तो सारा मसला है। मैं अक्सर रियासत, कौम और हुकूमत इन तीनों लफ्ज़ों में उलझ जाता हूँ और एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्या ये सब एक ही हैं या इनमें कोई बड़ा फ़र्क है? सच में ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। देखो, ये बहुत आम गलतफहमी है। चलो इसे आसान करते हैं। रियासत को एक बड़े बहरी जहाज की तरह समझो जो हमेशा मौजूद रहता है। ये मुस्तकिल है। हुकूमत उस जहाज का पायलट है जो आता है, जहाज चलाता है और फिर बदल जाता है, यानी हुकूमत आर्जी है। और कौम वो एक सकाफती ग्रुप है, मतलब ऐसे लोग जो ज़ुबान, मजहब या तारीख की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कौम रियासत के बगैर भी हो सकती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि हुकूमत रियासत का सिर्फ एक हिस्सा है जो आता और जाता रहता है, जबकि रियासत अपनी जगह कायम रहती है। अच्छा, अब बात बिल्कुल साफ हो गई। तो फिर कोई भी रियासत बनती कैसे है? मतलब उसके बुनियादी अज्जा क्या होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसे एक तरकीब की तरह सोचो। एक मुकम्मल रियासत बनाने के लिए हमें 4 लाजमी अज्जा की जरूरत होती हैं। एक भी कम हो तो बात नहीं बनेगी। चलो देखते हैं। सबसे पहला जुज़्व है आबादी, यानी लोग। दूसरा, एक तयशुदा इलाका, ज़मीन का एक टुकड़ा जिसकी सरहदें हों। और तीसरा है हुकूमत, जो मुल्क का निज़ाम चलाने वाली मशीनरी है। ये तीनों तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जो चौथा जुज़्व है ना, हाकिमियत, वही असल खुफिया जुज़्व है जो किसी भी जगह को सही मानों में एक रियासत बनाता है। खफिया जुज़, ये तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। तुमने हाकिमियत यानी सॉवरेनिटी की बात की। ये तस्वुर थोड़ा पेचीदा नहीं है? क्या तुम इसे और आसान करके बता सकती हो? ये हतमी ताकत आखिर है क्या चीज़? बिल्कुल, हाकिमियत का मतलब है हतमी यानी एब्सोल्यूट सियासी इख्तियार। सीधे सादे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि रियासत की सरहदों के अंदर इससे ऊपर कोई ताकत नहीं, और बैनुल अक़वामी तौर पर भी वो किसी दूसरे मुल्क के मातहत नहीं है। यही वो चीज़ है जो एक रियासत को बाकी तमाम तंजीमों से अलग करती है। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है। हाकिमियत के दो पहलू हैं। एक है दाखिली हाकिमियत, यानी रियासत का अपने मुल्क के अंदर अपने शहरियों और इदारों पर मुकम्मल कंट्रोल। और दूसरी है खारिजी हाकिमियत, जिसका मतलब है कि आलमी सतह पर वो आज़ाद है, खुद मुख्तार है और कोई दूसरी रियासत उसके मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और रुको, इसमें एक और परत भी है। एक होती है कानूनी या डी जोरे हाकिमियत, यानी कानून की नज़र में हुकूमत करने का हक़ किसके पास है। और दूसरी तरफ है सियासी या डी फैक्टो हाकिमियत, मतलब असल में ताकत किसके पास है, कौन लोगों से अपनी बात मनवा सकता है, चाहे कानूनी हक़ हो या ना हो। एक अच्छी रियासत में ये दोनों एक ही जगह होते हैं। तो सवाल ये है कि इस तस्वुर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? थॉमस हॉब्स जैसे पुराने मुफक्किरीन का मानना था कि अगर कोई एक मुतलक ताकत या हाकिम ना हो तो मुआशरा अफरा तफरी और खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। उनके ख्याल में हाकिमियत ही वो मुश्तरका ताकत है जो सबको कंट्रोल में रखती है और जंग से बचाती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन ये जो जदीद रियासत का तस्वुर है, ये हमेशा से तो ऐसा नहीं था ना? मतलब ये ख्याल वक्त के साथ साथ कैसे बदला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका इर्तिका सदियों में हुआ है। चलो इसके तारीखी सफ़र पर एक तेज सी नज़र डालते हैं। देखो, कदीम यूनान में रियासत को पोलिस कहते थे, जो एक अखलाकी बरादरी थी। फिर कुरूने वस्ता में ताकत बटी हुई थी, बादशाहों, जागीरदारों और चर्च के बीच। कोई एक सुप्रीम पावर नहीं थी। फिर आया 1648, जो एक बहुत बड़ा मोड़ था। और 19वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते रियासत का तस्वुर कौम परस्ती से जुड़ गया और नेशन स्टेट यानी कौमी रियासत वजूद में आई। 1648 का साल और वेस्टफेलिया का अमन मुआहिदा, इसे जदीद रियासत की तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट समझा जाता है। इसी मुआहिदे ने पहली बार इलाकाई हाकमियत और दूसरे मुमालिक के अंदरूनी मामलात में दखल न देने के उसूल बनाए, जो आज भी बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियाद हैं। यहीं से जदीद रियासती निज़ाम की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि रियासत क्या है और कैसे बनी, लेकिन क्या सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रियासत का मकसद क्या है, या इस बारे में अलग-अलग सोच है?
نہیں، اس پر بالکل بھی اتفاق نہیں ہے۔ ریاست کے مقصد کے بارے میں بہت گہرے نظریاتی اختلافات ہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ریاست ایک غیر جانبدار ریفری ہے یا کسی خاص گروہ کے ہاتھ کا ایک آلہ؟ اس پر 3 بڑے نظریات ہیں۔ پہلا ہے لبرل نظریہ، جو کہتا ہے کہ ریاست ایک نیوٹرل امپائر کی طرح ہے جو معاشرے کے مختلف گروہوں میں بیلنس رکھتی ہے۔ اس کے بالکل الٹ مارکسسٹ نظریہ کہتا ہے کہ ریاست امیر طبقے کا ایک آلہ ہے جو غریبوں کے استحصال کو قائم رکھتا ہے۔ اور پھر ایلیٹ تھیوری ہے، جس کے مطابق ریاست ہمیشہ ایک چھوٹی سی طاقتور اقلیت کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب نظریات اور تاریخ کی باتیں ہیں۔ آج کے دور میں 21ویں صدی میں کیا ریاست واقعی اتنی ہی طاقتور اور خود مختار ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی؟ مجھے تو لگتا ہے گلوبلائزیشن نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو حاشر۔ آج ریاست کی روایتی حاکمیت کو کئی چیزیں چیلنج کر رہی ہیں۔ عالمگیریت کی وجہ سے معیشتیں آپس میں جڑ گئی ہیں۔ یورپی یونین جیسی تنظیمیں ہیں جو رکن ممالک سے کہتی ہیں کہ اپنی کچھ حاکمیت ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ پھر بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، اور یہاں تک کہ نوآبادیاتی دور کی بنائی گئی سرحدیں بھی آج ریاست کے اختیار کو چیلنج کرتی ہیں۔ تو ان نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اب مشترکہ حاکمیت یا پول سوورنٹی کا ایک نیا تصور سامنے آ رہا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ریاستیں اپنی مرضی سے اپنے کچھ اختیارات بین الاقوامی اداروں کو دے دیتی ہیں تاکہ ماحولیاتی تبدیلی یا عالمی تجارت جیسے بڑے مسائل سے مل کر نمٹا جا سکے۔ یہ حاکمیت کے پرانے تصور سے بہت مختلف چیز ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں کلائمیٹ چینج اور عالمی وبا جیسے مسائل ہیں، کیا ایک خود مختار ریاست جو صرف اپنے مفادات کا سوچتی ہے خود ایک مسئلہ بن گئی ہے، یا پھر ان مسائل کا حل مضبوط اور خود مختار ریاستوں کے آپس میں تعاون کرنے ہی میں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت اور مستقبل کی سیاست طے کرے گی۔